में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राजधानी के कई इलाकों से पुलिस ने पीएलएफआई के 12 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और 2 दर्जन कारतूस जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पीएलएफआई पर शिकंजा और लगातार पुलिस की कोशिशों की सफलता यहां पर दिख रही है। नक्सलियों पर नकेल कसी जा रही है। राजधानी से पीएलएफआई के 12 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और जिन इलाकों से इनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में हम आपको बताएं। ये इलाके हैं कांके, सदर, सरातू और नामकुम थाने की संयुक्त कार्रवाई हुई जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके बारे में और जानकारियां मिली है कि गिरफ्तार नक्सलियों में अधिकांश जो हैं वो स्थानीय अपराधी बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुनई उरांव ने पीएलएफआई में शामिल कराया था। ये सभी नक्सली रांची में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। रांची में लगातार बढ़ते नक्सलियों के जाल पर पुलिस सतर्क है, लेकिन आए दिन हो रही नक्सलियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो झारखंड में नक्सलियों की लगातार गिरफ्तारी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग शुरू हो गई। जेएमएम ने और कांग्रेस ने कहा कि पिछली सरकार शिथिल थी, इसलिए नक्सली गिरफ्त में नहीं आ रहे थे और हेमंत सरकार बनने के बाद नक्सलियों पर नकेल कसी जा रही है। इधर बीजेपी ने सरकार पर नक्सलियों से साठगांठ का आरोप लगाया और उस पर लगाम लगाने की मांग की। बढ़ा, आपने देखा होगा कि सरकार ने भी त्वरित कार्रवाई किया है। अभी कल रात की जो घटना हुई, कितने लोग शहर से पकड़े गए, तो पहले कानून अपना काम नहीं करता। नक्सली घटनाएं बढ़ रही नहीं, नक्सली घटनाओं पे पूरे तरीके से अंकुश लगाने का काम कर रही सरकार। पहले तो मामले भी दर्ज नहीं होते थे, लोग थाने के चक्कर काटते थे। अब सभी लोगों का मामला दर्ज हो रहा है, साथ ही साथ जो नक्सली हैं उन पर पूरी कार्रवाई हो रही है। आज उग्रवादी घटनाएं घट रही है, नक्सलवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार में, मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन प्राय उग्रवादी घटनाएं समाप्त हो गई थी। और ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनसे। ओम प्रकाश, नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जिनकी गिरफ्तारी हुई, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, ये कहते हुए कि नक्सली हैं, क्या सही में वो नक्सली हैं या फिर छोटे मोटे अपराध करने वाले बाद में नक्सली बन गए और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे? जी विवेक, बता दें कि राजधानी रांची में इससे पूर्व भी नक्सली गिरफ्तार हुए हैं जो यहां पर अपना नाम छिपा, अपनी पहचान छिपा रह रहे थे। वहीं से गिरोह की अगर बात की जाए तो पीएलएफआई कहीं ना कहीं इन दिनों राजधानी रांची में जमीन व्यवसाय पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं और उसी फहरिस्त में इन नए लोगों को अभी कैडर के रूप में यहां पर भर्ती किया गया था, जिनका काम यहां पर रेकी करना और कहा जाए तो अगर रंगदारी न मिलने की दिशा में वो यहां पर मारकाट भी मचा सकते थे। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं, खबरें हैं, वो काफी दिनों से राजधानी रांची में सुनने को मिल रही थी। पिछले दिनों भी 3 नक्सलियों को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो जमीन व्यवसायी को टारगेट पर लिए हुए थे। तो इस तरह की तमाम सूचनाएं पुलिस को उपलब्ध थी। वहीं पर रिमांड में लिए गए नक्सलियों से पूछताछ के आधार पर कुछ नक्सलियों की पहचान उन्हें हो पाई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई। शुरुआत अगर की जाए तो अगर रातू थाना क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर पुलिस को जो सुराग मिले थे उसके अनुरूप वहां पर छापेमारी की गई, जिसके बाद वहां से जो नक्सली गिरफ्तार हुए, जो उग्रवादी गिरफ्तार हुए, उनकी निशानदेही पर अन्य थाना क्षेत्रों से भी पीएलएफआई के उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि आपको बता दें कि ये छोटे मोटे अपराध कर्मी थे जो हाल के दिनों में पीएलएफआई में कैडर के रूप में भर्ती हुए थे और यहां पर जो अपराध की बड़ी वारदात को खास कर सरकार अपनी पीठ पे थपथपा रही है। ओम प्रकाश, सरकार ये कह रही है कि हमने रुख खड़ा किया, पुलिस एक्शन में आई और ये कामयाबी मिली। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि ये नेटवर्क अब तेजी से फैलता जा रहा है। जो छोटे मोटे अपराध में, चोरी चकारी में जो लोग लिप्त रहते थे, जिनकी गिरफ्तारियां थानों तक ही सीमित रहती थीं, अब वो नक्सली बनने की तरफ रुख कर रहे हैं। तो क्या एक बड़ा सवाल नहीं है? सरकार को इस पर सोचना चाहिए। जी, साफ तौर से अगर
अगर जंगलों में दबिश की बात की जाए तो पुलिस के द्वारा दबिश की गई थी। उस वजह से जो नक्सली हैं अब उन इलाकों में सिमट चुके हैं। महज कुछ इलाकों में ही नक्सलियों की पैठ बची है, जिसके बाद अब जो छोटे गुट हैं, जो स्प्लिंटर ग्रुप हैं, वो शहरों का रुख कर रहे हैं। तो ये एक परेशानी की सबब है और इसी की वजह से वो अब जो शहरों में अगर ये स्प्लिंटर्स ग्रुप अपने कैडर को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये सरकार और प्रशासन, जिला पुलिस के लिए, सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इनका जो अपराध करने का मोंडस है वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए परेशानी की सबब बनेगी। राजधानी रांची हो या फिर अन्य इलाकों, वहां पर अपराध की वारदातों में इजाफा होगा और पुलिस के लिए मुश्किलें साबित होगी। तो हाल के दिनों में अगर बात की जाए तो लॉकडाउन के बाद से लगातार नक्सली जो है वो अपने नए कैडरों को भर्ती करने में जुटे हुए हैं, जो बताता है कि आने वाले दिनों में शहरी पुलिस हो या फिर ग्रामीण इलाके, वहां पर नक्सलियों की पैठ अब अगर उनकी जड़ें अभी से नहीं कतरी गई तो आने वाले दिनों में वो चुनौती का सबब होंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर जामताड़ा के नारायणपुर में फिरौती के लिए जिन 4 युवकों का अपहरण हुआ था उन्हें अपहर्ताओं ने मुक्त कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सभी युवक पुलिस कस्टडी में नारायणपुर थाने में सुरक्षित हैं और पुलिस के दबाव में अपहर्ताओं ने देर रात इन 4 युवकों को छोड़ दिया। पुलिस की दबिश के कारण यह सफलता मिली है। 4 युवकों की रिहाई हो गई है और इनके मुक्त होने की पुष्टि एसपी ने की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की दबिश की वजह से ही अपहर्ता युवकों को छोड़कर भाग गए। इसकी दबिश से ये लोग, मतलब जो क्रिमिनल्स थे वो भाग गए। क्रिमिनल्स जो है ना वो भागा, अंधेरे का लाभ उठा करके, तो ये लोग निकल गए। और आरपी सिंह है हमारे साथ जामताड़ा से, हमारे सहयोगी। क्या खबर मिल पा रही है इस पूरे वाकये को लेकर कि जिस तरीके से पुलिस ये कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि पुलिस की दबिश काफी थी, तो कितना वक्त लग गया और क्या क्लू मिले थे, इसके बारे में पुलिस ने कुछ बताया है? विवेक जी, पुलिस एसपी का यह मानना था कि परिजनों को जो फोन आया था, फोन टैप किया गया और उसी के आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही थी और अपराधियों को लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे और उसने अंधेरे का लाभ लेकर के उन 4 को छोड़ करके भाग गया। विवेक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह क्षेत्र अभी साइबर क्राइम का धीरे धीरे गढ़ बनते जा रहा है और स्वाभाविक है कि एक के पास अवैध मनी फ्लो वहाँ ज्यादा हो गया है। तो इस तरह की घटना की संभावना पुलिस को पहले से ही थी। तो पुलिस को पहले से भी कुछ सुराग था कि कुछ लोग ऐसी टाइप की घटना को अंदाज देंगे, इसलिए पुलिस को बड़ी सफलता 18 घंटा के भीतर ही मिल गई है। जी विवेक जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इधर चतरा में 3 जिंदगी घंटों भुराही नदी के मझधार में फंसी रही। पत्थलगड़ा सिमरिया सीमा के पास भुराही नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें नदी पार कर रहे एक ट्रैक्टर फंस गया और ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। सभी नदी के मझधार में फंस गए और इसके बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे तीनों को बड़ी ही मशक्कत से बाहर निकाला। यहां नदी पर लंबे समय से पुल की मांग हो रही है, लेकिन अब तक पुल नहीं बन सका है। हमारे उरूप गांव के आदमी हैं, कितना परेशानी से बच्चे को पार करवा रहे हैं। ये देखिए, परेशानी करना पड़ता है, परेशानी झेलना। सिमडेगा के बोलबा, किरसई, ठिठई टांगर और बांसजोर प्रखंड हाथियों का बसेरा बनता जा रहा है। यहां हाथी अक्सर गांव में आ धमकते हैं, जिससे जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। वन विभाग हाथियों को लगातार आबादी से दूर रखने में जुटा रहता है। डीएफओ ने कहा कि उनके विभाग की कोशिश है कि हाथियों को जंगल में ही रखने के सारे उपाय किए जाएं। इधर सिमडेगा उपायुक्त ने लोगों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया। इसके लिए हाथी प्रभावित इलाकों के लोगों को पक्का मकान के साथ ही घर के पास सोलर लाइट भी दिए जाने के उपाय किए जा रहे हैं, ताकि हाथियों के उत्पात से लोगों को हाथी भगाने की जहाँ तक बात है तो अब वो हम लोग के जंगल क्षेत्र है, तो जंगल क्षेत्र में ही हाथी रहेगा, उसको भगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग कोशिश करें कि उसको जंगल में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब कभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आ जाता है या आबादी वाले क्षेत्रों में आता है तो हम लोग प्रयास करके उसको वापस जंगल में भेज देते हैं। तो पहला प्राइमरी एम है कि आप उनको घर दे रहे हैं जो पक्का हो, साथ ही साथ हर घर के नज़दीक 1 या 2 सोलर लाइट दे दें, ताकि
हाथियों को जो पहला प्रिकॉशन होता है फर्स्ट फाइट अगेंस्ट जो हाथी से होता है कि लाइट अगर आप अच्छा दे देते हैं तो वो उसके नज़दीक नहीं आता, उसके इर्द गिर्द दूर से रहता है, तो एटलीस्ट हमारे संबंधित लोग वहाँ पर सेफ रहेंगे। सोलर लाइट रहेगा तो वो किसी भी समय वहाँ पर जो है वो जलता रहेगा। झारखंड में कोरोना से 10 और लोगों की मौत के साथ अब तक 767 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। कल 829 नए पॉजिटिव मिलने के साथ राज्य में 89,702 लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना पर झारखंड अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार। झारखंड में कोरोना का ग्रोथ रेट घटकर 1.01% रह गया है, लेकिन अभी भी कोरोना से होने वाली मौत की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य के अलग अलग जिलों में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 767 हो गई है। कल की बात करें तो धनबाद में 2, रांची में 2 और बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में एक कोरोना संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अगर बात करें कि इस दौरान कितने नए केस मिले हैं तो यह संख्या भी घटी है। 829 नए संक्रमित मिले हैं और अभी राज्य में 10,000 से कम 9,759 एक्टिव केस हैं। अगर बात करें तो राज्य में अभी तक 89,702 कोरोना के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। समझा जा सकता है कि किस तरह से जो राज्य में कोरोना की रफ्तार भले ही घटी हो, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में सरकार ने निजी अस्पतालों में जो फिक्स दर है कोरोना के इलाज का उसको घटाया है, साथ साथ कोरोना के जांच का जो दर है उसको भी कम किया है ताकि लोगों को राहत मिले। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर पुलिस ने बीते 5 सितंबर को बिष्णुपुर के धातकीडीह में गोलीकांड का खुलासा किया है। इस मामले में घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी मोहम्मद तौकी उर्फ गोरा और रईस नवाब उर्फ गोल्डन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि मुख्य आरोपी सरगना सलमान अभी भी गिरफ्त से दूर है। इस मामले में 20 से 25 अपराधियों का नाम सामने आया है। फिलहाल पुलिस सरगना समेत सभी अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। गैंग लीडर सलमान एवं अन्य सदस्यों को गिरफ्तारी करने में हम लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा घटनास्थल से 2 खोखा जो है फायर हुआ था वो बरामद हुआ और 4 जिंदा गोली जो है हम लोग को बरामद हुआ। दुमका विधानसभा का उपचुनाव 3 नवंबर को होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी को अपने नेता बाबूलाल मरांडी से चुनाव में कुछ अधिक ही उम्मीद है। दरअसल बाबूलाल मरांडी संथाल समाज के बीच बड़े चेहरे हैं और 2 बार दुमका लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर वे जल्द ही उपचुनाव के लिए दुमका का सघन दौरा करेंगे और उनके दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बाबूलाल मरांडी जी जब इस दुमका के चुनाव में कूदेंगे, चुनाव प्रचार में लगेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से काफ़ी लाभ होगा और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उनके चुनाव में लगने से एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। सरकार के निर्देश से आज से सभी धार्मिक स्थल को खोल दिया गया है, लेकिन देवघर के बाबा मंदिर पिछले 27 अगस्त से ही सीमित संख्या में स्थानीय लोगों के लिए खोला जा चुका है और ऐसे में बाबा मंदिर पर आश्रित लोगों को जो राहत की उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया है। राज्य सरकार के निर्णय से नाराज तीर्थ पुरोहित हो या फिर स्थानीय दुकानदार, सभी के लिए सरकार से मंदिर खोलने की अपील कर रहे हैं। बाबा मंदिर पर आश्रित लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा, लेकिन बाबा मंदिर पिछले 27 अगस्त से ही खुला हुआ है। सीमित संख्या में लोगों को दर्शन कराने का अनुमति 27 अगस्त को मिला था, लेकिन 1 सितंबर से स्पर्श पूजा वो भी सीमित संख्या में मात्र 200 यानी कि 50 व्यक्ति प्रति घंटा के हिसाब से सुबह 6 से 10 बजे तक ही पूजा अर्चना की अनुमति मिली थी। लेकिन आज से जो नया गाइडलाइन स्टार्ट हुआ था धार्मिक स्थलों को खोले जाने का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पूर्व की तरह ही बाबा मंदिर में आज से पूर्व की तरह ही पूरी व्यवस्था की गई है, यानी कि सुबह 6 बजे से ही ई पास के माध्यम से लोग आएंगे और जो झारखंड के वासी है वही ई पास के माध्यम से आएंगे, बाबा का पूजा अर्चना करेंगे, उसका चले जाएंगे। यानी कि कुल मिला के कहें तो कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि सिर्फ झारखंड वासी के लिए ही जो पूर्व की भांति है उनको पूजा अर्चना की परमिशन। ऐसे में
अन्य राज्यों से जो भी यहाँ पे आएंगे श्रद्धालु, उनके लिए इस मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि लोग अफवाह में भी आ सकते हैं कि मंदिर पूर्ण रूप से खुल गया है। ऐसे में यहाँ पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था कायम है। बाबा मंदिर परिसर से न्यूज़ 18 के लिए देवघर से ऋतुराज।